ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम मंथन। इसके अंतर्गत सुनिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के विनियम मसौदा 2025 पर चर्चा। इसमें भाग ले रही हैं हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय की प्रो वाइस चांसलर प्रोफेसर सुषमा यादव। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं अम्बरीश सक्सेना। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के जो नए दिशा निर्देश जारी हुए हैं, जिसमें जो कॉन्ट्रैक्ट टीचर्स हैं, जो संविदा पर रखे जाने वाले अध्यापक हैं, उनके बारे में बात की गई है और कुलपतियों की नियुक्ति के बारे में नए सिरे से नए नियम बनाए गए हैं और काफी लचीला बनाने की कोशिश की गई है पूरी जो नियुक्ति की प्रणाली है उसको। और इस बारे में चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर सुषमा यादव। सुषमा जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, धन्यवाद। तो सबसे पहले सुषमा जी, जैसा आपको पता है कि 2025 के नए दिशा निर्देश विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी ने जारी किए हैं और हमें मालूम है कि विश्वविद्यालयों में नियुक्ति और प्रोन्नति को लेके इस तरह के दिशा निर्देश यूजीसी समय समय पर जारी करती रही है। 2018 में इससे पहले दिशा निर्देश जारी हुए थे, अब 2025 के दिशा निर्देश जारी हुए हैं। हालांकि ये अभी अमल में नहीं आए हैं और अभी इन पर विस्तृत चर्चा होनी है। लोगों का फीडबैक, लोगों की इसमें जो लोगों की जो ओपिनियन है वो मांगी गई है। लेकिन मुख्य रूप से जो प्रावधान रखे जाने की बात है, मैं उस पर आपके साथ चर्चा करना चाहूंगा। और सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा कि जो संविदा पर रखे जाने वाले अध्यापक हैं, 2018 के रेगुलेशन में उसके ऊपर एक कैप थी कि 10% ही हो सकते थे पूरे अध्यापकों के। अब वो कैप को हटा लिया गया है। जो सीमा थी उसको हटाने का क्या परिणाम होगा विश्वविद्यालयों में और कॉलेजेस में? जो नई शर्तें हैं, सेवा शर्तें या संविदा शर्तें हैं, ये अभी एक तरह से ड्राफ्ट है ये जी। और जो स्टेक होल्डर्स के लिए रिलीज किया गया है। तो मैं सबसे आग्रह करूंगी कि इसे देखें, पढ़ें और अपने विचार और अपने मत इस पर अवश्य दें, बिकॉज ऐसा प्राय नहीं होता है और अब हो रहा है। तो इसके बाद मैं आपकी बात पर आना चाहूंगी कि कॉन्ट्रैक्ट जो संविदा पर आधारित रखे गए नए या युवा शिक्षक होते हैं, उनकी एक कैप थी 10% की। उसके लिए ये इसलिए रखा गया था कि कई बार क्या होता है, महाविद्यालय और विश्वविद्यालय अपनी सुविधा के लिए रेगुलर टीचर नहीं रखते और संविदा पर टीचर्स रखते हैं, कॉन्ट्रैक्ट पर टीचर्स रखते हैं। उसमें जो आशंका होती है या थी वो यही थी कि कहीं महाविद्यालय और विश्वविद्यालय अधिक से अधिक शिक्षकों को इस प्रकार संविदा पर ना रखने लगे, क्योंकि जो संविदा पर शिक्षक होता है वह नेचुरली इस प्रयास में रहता है कि जितनी जल्दी हो सके और जब हो सके वह एक रेगुलर पोजीशन के लिए जाए। तो उस संस्थान से उसका लगाव नहीं होता, उस संस्थान के प्रति उसका कमिटमेंट भी उतना नहीं होता और इसलिए जो उसे देना चाहिए उस संस्थान को, वहां के बच्चों को, शायद वो नहीं दे पाता। लेकिन पिछले अनेक वर्षों से ये व्यवस्था रखने के बाद हमने देखा कि महाविद्यालयों ने और विश्वविद्यालयों ने अनेक प्रकार के तरीके निकाल लिए संविदा पर टीचर्स रखने के। और क्योंकि मना किया जाता था तो फिर आप जानते हैं जो लॉफुल नहीं होता या जो वैध नहीं होता उसको वैध तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। और दूसरी बात एक और भी थी, क्योंकि शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है तो बहुत सारे स्टेट यूनिवर्सिटीज में, राज्य विश्वविद्यालयों में पोजीशंस सैंक्शन ही नहीं होती थी टीचर्स की। यानी आपको एक विश्वविद्यालय में मान लीजिए एक डिपार्टमेंट में 10 या 15 टीचर्स की आवश्यकता है, लेकिन सैंक्शन आपको करवानी पड़ेगी अपने शिक्षा विभाग से। आपने प्रस्ताव भेज दिया है, आप उसको परस्यू भी कर रहे हैं, लेकिन वो नहीं मिल पा रही है। और एक तरफ आपके ऊपर 10% का कैप है, तो उसमें क्या होता है कि बच्चे सफर करते हैं, क्लासेस सफर करती हैं, संस्थान सफर करता है। उससे बचने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने बहुत सोच विचार के बाद, मैं समझती हूँ विमर्श के बाद भी यह कैप हटाई है। लेकिन फिर भी इस पर सीमाएं हैं और ये विश्वविद्यालय अनुदान आयोग भी जानता है, हम आप भी जानते हैं कि संविदा शिक्षकों को बढ़ावा तो नहीं देना चाहिए, लेकिन जिन विषयों में अभी आपके पास शिक्षक रखने की क्षमता नहीं है, वहां कम से कम आप उन शिक्षकों को रख सकें जो संविदा पर आधारित हैं, लेकिन अभी आप उनको रख नहीं पा रहे हैं। तो पर उनकी योग्यता के साथ समझौता नहीं होगा, वही शर्तें होंगी
और वही एक प्रकार से उनको जी वेतन भी दिया जी जाएगा। जी। लेकिन सुषमा जी, अगर हम जो निजी विश्वविद्यालय हैं या जो निजी हाँ जी। महाविद्यालय हैं उनकी बात करें, वहां तो पहले से ही हालत खराब है। ज्यादातर लोगों को कॉन्ट्रैक्ट पे ही रखते हैं, सैलरी भी पूरी नहीं देते हैं, तो उनको तो और इस तरह का जो प्रस्ताव है उससे फायदा ही होगा। नहीं नहीं, सैलरी तो पूरी देनी है, इसमें इस शर्तों में या रेगुलेशंस में ये कहा गया है। जी और साथ ही साथ उनको 1 या 2 एकेडमिक सेशंस के लिए अधिक से अधिक आप रख सकते हैं। तो सिर्फ इसलिए कि बच्चे कम से कम उनके अभाव में वंचित ना रह जाएं और संस्थान वंचित ना रह जाए, इसलिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने ऐसा किया है। मैं समझती हूँ ये हमारी नैतिकता होगी और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग भी इसे देखेगा कि ये आदत ना बने। और जैसा आशंका आपको है वह आशंका हमें भी है कि ये सभी निजी विश्वविद्यालय कहीं इसकी तरफ रिकोर्स ना करने लग जाएं, जी यानी ये प्राइवेटाइजेशन का एक मार्ग ना बन जाए जी जी। शिक्षकों के क्षेत्र में भी। वह वस्तुतः अच्छा नहीं होगा, ये मैं मानती हूँ। सुषमा जी, एक और महत्वपूर्ण बात जो ये रेगुलेशन प्रस्तावित है उसमें कही गई है एपीआई को लेके। एपीआई सिस्टम क्या था और अब एपीआई को खत्म करके जो नया सिस्टम लाने की बात है, जो नोटेबल कंट्रीब्यूशन, जो उल्लेखनीय योगदान वाली बात प्रस्तावित है, उससे किस तरह का परिवर्तन आएगा अगर हम गुणवत्ता की दृष्टि से उच्च शिक्षा को देखें? यदि आपने रेगुलेशंस देखी होंगी तो इनमें कहा गया है कि हम एक पारदर्शी व्यवस्था लाना चाहते हैं और एक मेथोडोलॉजी लाना चाहते हैं जो ऑब्जेक्टिव भी हो। साथ ही साथ मेरिट्स और जो एक कैंडिडेट के क्रेडेंशियल्स होते हैं, योग्यता के मापक होते हैं, उनका विश्लेषण भी किया जा सके और टीचर्स के एप्टीट्यूड को भी थोड़ा देखा जा सके। एकेडमिक परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स, मैं ये नहीं कहूंगी कि वो खराब थे, उस समय भी उस व्यवस्था को लाया गया और सोच समझ कर लाया गया था कि किसी प्रकार से शोध और शिक्षण दोनों के बीच में एक समावेश और एक समरसता बनाई जा सके, हार्मोनी दोनों के बीच में रहे, संतुलन भी बना रहे। लेकिन उसका परिणाम जो देखा गया, वो परिणाम अंत में ये हुआ कि जो शिक्षक आना चाहते थे इस व्यवस्था में या आ गए थे इस व्यवस्था में, उसके बाद शिक्षा तो गौण हो गई। कहाँ पेपर छपवाया जाए, किस जर्नल को पकड़ा जाए, किसकी बुक में छपवाया जाए, कहाँ से बुक छपवाई जाए, एक प्रकार से ये बहुत ही बड़ा सरदर्द इसमें समझती हूँ पूरी व्यवस्था के लिए और नए युवा शिक्षकों के लिए भी हो गया। और उसका परिणाम ये हुआ कि आपने देखा होगा जिसको हम रन ऑफ द बिल कहते हैं ना, ऐसे पब्लिशर्स आ गए, ऐसे जर्नल्स आ गए और आप देखेंगे नए पेपर्स पब्लिश हुए हैं इन वर्षों में, लेकिन उनसे हमारी एकेडमिक ग्रोथ हुई हो या उससे हमारी विश्व भर में नॉलेज क्रिएशन के क्षेत्र में बहुत ज्यादा रिकॉग्निशन हुई हो, मान्यता मिली हो, ऐसा नहीं हुआ। और ये दोनों के लिए ही कष्टदायक हो गया। युवा शिक्षकों के लिए, क्योंकि उन्हें ढूंढने पड़ते थे जर्नल्स और जर्नल्स ने पैसे लेने शुरू कर दिए, ये एक व्यापार बन गया। यूजीसी ने उसको रोकने के लिए फिर केयर एम्पावर्ड कमेटी बनाई जिसे जर्नल्स को केयर लिस्ट में रखने की बात की गई ताकि बच्चों को उस तरफ, गलत जर्नल्स की तरफ जाने से रोका जाए। वहां भी यही दिक्कतें आई कि फिर उनके लिए केयर वाले जर्नल्स ढूंढना कठिन हो गए। तो इस पर विचार बहुत समय से चल रहा था। इसलिए आप देखेंगे एकेडमिक परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स में थोड़ा पब्लिकेशन पर ज्यादा जोर दिया गया था। बाकी अगर अब भी आप देखेंगे मेथोडोलॉजी वही है जिसमें टीचिंग भी हो, रिसर्च भी हो, इनोवेशन भी हो, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हो। आप अपने शिक्षार्थियों के लिए, विद्यार्थियों के लिए कुछ नया सोचने की क्षमता उनमें भी विकसित कर सके और आप भी सोच सकें। तो वही सब रखा गया है। केवल इस प्रकार के ओवर इम्फेसिस को, जिसको कह दिया गया कि बस पब्लिश करना है, वह जो एक कंपल्शन आया था उससे युवाओं को बचाने का प्रयास किया जा रहा है। क्या ये दिशा निर्देश निजी विश्वविद्यालय पालन करने के लिए बाध्य नहीं है? क्या उनको छूट है कि वो अपने रूल अलग से बना सकते हैं? नहीं नहीं जी, वो बाध्य हैं, क्योंकि जब वो हमारे पास आते हैं 12B के लिए, 2F के लिए, रिकॉग्निशन के लिए, यूजीसी से सहायता प्राप्त करने के लिए, तो उनको इन्हीं मापदंडों पर हम परखते हैं। लेकिन ये कहूंगी अभी तक यूजीसी के पास बहुत दांत नहीं थे, जिसे कहते हैं ना, दे डोंट हैव टीथ, क्योंकि पनिश करने की शक्ति नहीं थी। लेकिन अभी आपने देखा हो तो हर वर्ष विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने अब वो लिस्ट जारी करनी आरंभ की है, सूची करते हैं उन विश्वविद्यालयों की जो उनके मापदंडों पर खरे नहीं है कि लोग इसमें एडमिशन ना लें। बहुत सी, अभी आपने अगर पिछले दिनों में एक समाचार पढ़ा हो
तो उन बहुत सारे विश्वविद्यालयों की सूची निकाली गई थी जिनकी पीएचडी हमारे मानकों के आधार पर नहीं है, ताकि बच्चे वहां ना जाएं। क्योंकि जब पीएचडी मैंडेटरी हुई और अभी फिर से हो गई है, तो बहुत से ऐसे निजी विश्वविद्यालय आ गए जो केवल पीएचडी ही कराने लगते हैं। और फिर उसमें क्या होता है, अगर आपके पास सीनियर प्रोफेसर्स, अच्छे रिसर्चर्स और अनुभवी और मैच्योर एकेडमिशियंस नहीं है, तो फिर पीएचडी भी गुणवत्ता युक्त नहीं होती जी। तो उस तरफ तो अभी भी हमको ध्यान देना पड़ेगा। लेकिन अब इन रेगुलेशंस में यदि आप देखेंगे तो अंत में ऐसे ऐसे वो क्लॉजेस लगाई हैं जिस आधार पर हम विश्वविद्यालयों को एक प्रकार से कटिबद्ध कर सकते हैं कि वो इन रेगुलेशंस को माने। दूसरे जो महत्वपूर्ण प्रावधान है, मैं उसकी तरफ आता हूँ, वो है कुलपतियों की नियुक्ति को लेकर। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का, जहां पर उन्होंने कुलपति का पद सिर्फ एकेडमिक्स के लोगों तक ही सीमित नहीं रखा है, वो किसी भी क्षेत्र का व्यक्ति वीसी बन सकता है। अब जो नए प्रावधान आ रहे हैं उसके अनुसार आपको ये कितना उचित लगता है शिक्षा की गुणवत्ता को बनाए रखने की दृष्टि से और जो शैक्षिक प्रशासन है उसकी दृष्टि से? देखिए, आइडियल तो या जिसको कहते हैं आदर्श तो वही था कि एकेडमिशियंस वाइस चांसलर बनते, लेकिन अब परिवर्तन आ गया है। विश्वविद्यालय भी वह नहीं रहे जो पहले विश्वविद्यालय होते थे, और अब हम स्किल्स पर जोर दे रहे हैं, प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस ला रहे हैं, और जो हमारी अनुभव पर आधारित ज्ञान है उसको भी रिकॉग्निशन या मान्यता देने का प्रयास कर रहे हैं। और विश्व के अनेक शैक्षणिक संस्थानों में हमने ये भी देखा है कि जो प्रेसिडेंट कहलाते हैं, कहीं रेक्टर कहलाते हैं, कहीं चांसलर कहलाते हैं, वाइस चांसलर कहलाते हैं, नाम अलग हो सकते हैं, लेकिन जो कुलगुरु होते हैं, यदि हमारे शब्दों में कहूँ तो जो कुलगुरु होते हैं वो अनेकशः ऐसे भी होते हैं जो केवल मैनेज करते हैं विश्वविद्यालय को। और अब विश्वविद्यालय हम मेरू के रूप में लाने की प्रयास कर रहे हैं कि वो मल्टी डिसिप्लिनरी भी हों, एजुकेशन और रिसर्च को साथ लेकर चलें, संसाधनों का सृजन भी कर सकें, उनको एकत्र भी कर सकें, आर्थिक संसाधनों को, मानवीय संसाधनों को का प्रबंधन भी करें। तो बहुत सारी अपेक्षाएं और लोक नीति, राजनीति और समाज और संस्कृति, इन सबको भी लेकर चलें। इस प्रकार के जब हम अपेक्षाएं कर रहे हैं तो मैं समझती हूँ ये एक अच्छी सोच है और एक अच्छा कदम भी है। जी सुषमा जी, एक महत्वपूर्ण बात की है, चांसलर्स को ज्यादा पावर दी गई है अब कुलपतियों की नियुक्ति में, और चांसलर जो भी गवर्नर होता है वो होता है। तो ये भी कहा जा रहा है कि ये जो हर कई राज्यों में मुख्यमंत्री वर्सेस जो चांसलर की लड़ाई है, राज्यपाल के बीच की लड़ाई है, उसका एक निदान लाने के लिए इस तरह का प्रावधान किया गया है, जहां चांसलर को ज्यादा पावर दी गई है सर्च कमेटी और सिलेक्शन कमेटी को बनाने और कुलपति की नियुक्ति में। आप क्या कहती हैं इस बारे में? जी, ये देखिए, अनुमान है और परिकल्पना है, मैं ऐसा कहती हूँ। जो हम एक और एक को जोड़ लेते हैं ना कई बार दो बनाने के लिए, आई थिंक ये उस तरह की परिकल्पना है, क्योंकि चांसलर अनेक प्रकार के हैं। सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में चांसलर वो हैं जो अधिकांशतः या तो एकेडमिशियंस हैं या इसी प्रकार के लब्ध प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, और स्टेट यूनिवर्सिटीज में चांसलर प्रायः गवर्नर होते हैं। और फिर भी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में या बहुत सारे राज्यों में अनेक प्रकार नियुक्तियों के तरीके बने हुए हैं, तो उनमें भी थोड़ी सी यूनिफॉर्मिटी आ जाए। कहीं मुख्यमंत्री ज्यादा ताकतवर होते हैं, कहीं गवर्नर ज्यादा ताकतवर होते हैं, कहीं बीच में सरकार भी आती है। तो मैं समझती हूँ क्योंकि गवर्नर या चांसलर वो भी ऐसे व्यक्ति होते हैं जो कम से कम एक्टिव राजनीति या सक्रिय राजनीति का हिस्सा नहीं होते, मैच्योर भी होते हैं। जी, लेकिन ये उसका निदान मात्र नहीं है जी। मैं ये मानती नहीं हूँ कि ये उसका निदान है। वस्तुतः पूरी जो ये नियुक्तियों की प्रक्रिया है, इसमें इसको स्ट्रीमलाइन थोड़ा सा करने के लिए, इसको एक सही मार्ग दिखाने के लिए और एक सही ढांचे और सही आकार में लाने के लिए यह जो रेगुलेशन है यह उस दिशा में काम करेंगी, ऐसा मेरा विचार भी है और विश्वास भी है, और हमें अच्छा नेतृत्व विश्वविद्यालयों में प्राप्त हो सकेगा, ये आशा भी है। सुषमा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इतनी बहुमूल्य जानकारी देने के लिए और श्रोताओं को ये समझाने के लिए कि ये जो नए प्रावधान यूजीसी ने प्रस्तावित किए हैं इनका किस तरह का असर पड़ेगा और किस तरह से अध्यापकों को बेहतर अवसर मिल सकेंगे और जो विद्यार्थी हैं उनको बेहतर शिक्षा मिल सकेगी, क्योंकि जब अध्यापकों की उपलब्धता होगी तो निश्चित रूप से उसका शिक्षा की गुणवत्ता पर असर पड़ेगा, और अच्छे लीडर्स अगर यूनिवर्सिटीज में होंगे वाइस चांसलर के रूप में, तो ओवरऑल जो शैक्षिक ग्रोथ होगी, जो शैक्षिक प्रगति होगी, वो निश्चित रूप से होगी। सुषमा जी, इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं भी आपका धन्यवाद करती हूँ और सबको नमस्कार करती हूँ। अभी आप सुन रहे थे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के विनियम मसौदा 2025 पर चर्चा।
इसमें भाग ले रही थीं हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय की प्रो वाइस चांसलर प्रोफेसर सुषमा यादव। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे अम्बरीश सक्सेना। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsdtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।